So hello guys, welcome back to channel Mission CP4. So today we will be discussing chapter 11 of class 9th NCRE, that is work and energy. So before starting this topic, we need to understand the importance of these two words. That firstly, these two words are very much relatable in our real life. See, without work, we don't get results, and we have to work with energy. And if we lack energy in our work, we will never be getting the result that we desire to get. And we need to work in order to get the results we want. So these are very two important words in for your syllabus and for your exams and for your real life as well. So we'll start this chapter, and before starting this chapter, I want to share with you a very famous motivation quotation. That is, you only fail when you stop trying. बहुत सिंपल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस मोटिवेशनल कोट में, जो कि कहता है कि आप तभी हारते हो जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो। मतलब जब तक आप ट्राई करते रहोगे तब तक आप हारोगे नहीं। आप एग्जाम्स में हार रहे हो, दैट इज नॉट अ रियल फेलियर। जब तक आप खुद को फेलियर नहीं मानते तब तक आप फेल नहीं हो सकते। तो नेवर स्टॉप ट्राइंग, आप वर्क करते रहिए, आपको कभी ना कभी तो हार्ड वर्क रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम अपनी जनरल लाइफ में वर्क का मतलब क्या होता है हमारे लिए जनरल लाइफ में वर्क का मतलब होता है काम करना। ठीक है। सो लाइक इफ आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल एंड वर्किंग ऑन माई पीसी और ऑन माई लैपटॉप, आई से दैट आई एम वर्किंग। बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्क की डेफिनेशन अलग है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क का मतलब है कि आप कुछ फोर्स अप्लाई करो और उस फोर्स को अप्लाई करने से कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप और सिंपल वर्ड्स में मूवमेंट कह सकते हो। मतलब फोर्स अप्लाई करने पर अगर मूवमेंट होती है तो देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज वर्क, एंड अगर नहीं होती तो देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क। सो लाइक इफ आई एम सिटिंग आइडल ऑन माई चेयर एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? मतलब वेट इज अ फोर्स। मैं अपना वेट अप्लाई कर रहा हूँ चेयर के ऊपर, बट वहां से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क। ओके। तो देखिए, वर्क वर्क तीन तरह का होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। तो देखिए, पॉजिटिव वर्क कब होता है? जैसे मान लीजिए आप, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको पुश किया, आपने इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में इसको पुश किया और लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है। तो देखिए, फोर्स आपने अप्लाई किया, फोर्स से मूवमेंट हुई और उसी डायरेक्शन में हुई जिस डायरेक्शन में आप करना चाहते थे। तो ये पॉजिटिव वर्क है। ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट से आ रहा था नीचे। ठीक है। तो आपने इसको पुश किया। ठीक है, आप इसको पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। ठीक है। बट ये आया कहाँ पे? नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है। तो फोर्स आपने अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से मूवमेंट तो हुई, और मूवमेंट कहाँ हुई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ आप फोर्स लगा रहे थे वहां नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हुई। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव वर्क। उसके बाद आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए वॉल है, आप इस वॉल को पुश कर रहे हो। ठीक है। तो वॉल को पुश कर रहे हो, पुश करने से आप फोर्स तो लगा रहे हो पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसे हम जीरो वर्क कहेंगे। जीरो वर्क में याद रखिएगा, जो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये तीन टाइप के वर्क थे जिनको आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, आगे चलते हैं। सेकंड आता है एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि टुडे आई एम एनर्जेटिक। ठीक है। आपको फील्ड पे एनर्जेटिक रहना जरूरी है। ठीक है। तो एनर्जेटिक मतलब आपको फ्रेश फील होना जरूरी है। ठीक है। और आप लंबे टाइम तक वर्क कर सको। ठीक है। तो ये तो जनरल मीनिंग होगी। अब देखिए, एनर्जी की रियल मीनिंग क्या होती है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वर्क करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, हम उसके अंदर बोलेंगे उसके अंदर एनर्जी है। जो वर्क कर सकता है उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, और जिस पर वर्क करता है वो एनर्जी हमेशा गेन करता है। तो मतलब देखिए, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर जाता है कि एनर्जी यहाँ पे ना प्रोड्यूस हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है,
वो कंजर्व्ड ही रहेगी, हमेशा जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड ही रहेगी। ठीक है, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पहली काइनेटिक, दूसरी पोटेंशियल, और दोनों को मिला के जो बनती है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो आपके मोशन से मिलती है आपको, मतलब अगर को आप मूव कर रहे हो, गाड़ी मूव कर रही है, कुछ भी मूव कर रहा है, जो मूवमेंट से या मोशन से एनर्जी मिलती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम आपका मास होता है, वी आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि अपने आपके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड है। ठीक है, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिलती है आपको आपकी पोजीशन से। ठीक है, कि आप कहाँ पे आपकी पोजीशन हो रखी है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हाइट से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखिए जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको हाइट पे रखा हुआ है, ये सरफेस है, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये इतनी हाइट पे था इसलिए इसके अंदर कुछ एनर्जी है। ठीक है, अगर ये और ऊपर रहता तो ये और फोर्स आता। ठीक है, तो ये और ज्यादा वर्क करता। और ज्यादा वर्क क्यों करता है? क्योंकि ज्यादा ये डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं जिस जो ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे होता है उतनी ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है बाय बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड हाइट। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करती है आपकी मास पर। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, डिपेंड करेगी मास पर। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, सेकंड थिंग ये डिपेंड करेगी ग्रेविटी पर। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अगर मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट था, ये हाइट पर था, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है तो ये बहुत स्पीड से नीचे आता और नीचे ये हाई इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता। ठीक है, थर्ड थिंग हाइट, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो तीन फैक्टर्स पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, और ये इसका फॉर्मूला है फाइंड करने का, P इक्वल्स टू mgh। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मैंने आपको बता दिया क्या है, कि एनर्जी कभी भी ना डिस्ट्रॉय होती है ना ही आप बना सकते हो, बस आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने इस हाइट पे एक बॉल रखी थी और आपने इसको पीछे से पुश कर दिया। जब ये बॉल नीचे आएगी सरफेस पर, ऊपर से नीचे आएगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। जब ये नीचे आके मूव करना स्टार्ट कर देगी, ये बॉल आके हमें मूव करेगी। ठीक है, तो जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी तो हम हमें से क्या बोलेंगे कि इसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर पोजेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और इन दोनों का जो कंबाइंड एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल लेता है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। जैसे वो नीचे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, क्योंकि हर पॉइंट के बाद आपको पता है उसकी हाइट कम होती जाएगी। ठीक है, और जितनी कम हाइट होगी उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब हाइट कम होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, वही वो सेम काइनेटिक एनर्जी जब उसको नीचे आके काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जब वो मूव करेगा तो वो वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई है। अब देखिए ये तो हुआ एनर्जी। एनर्जी हमने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी है। अब वो कितनी फास्ट तरीके से कर रहा है, ठीक है, वो उसका क्या है? उसकी पावर है। ठीक है, अगर किसी के अंदर ज्यादा पावर है तो वो ज्यादा फास्ट करेगा, जिसके अंदर कम पावर है वो कम करेगा। ठीक है, तो देखो पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि आप कितना वर्क कितने टाइम में कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कम टाइम ले रहे हो तो आपकी पावर ज्यादा है, ज्यादा टाइम ले रहे हो तो पावर कम है। ठीक है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पावर और टाइम और पावर और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, और कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। ठीक है, जिसे हम किलोवाट पर आर भी कहते हैं, KWH भी कहते हैं, उसके अंदर 1000 वाट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियल यूनिट KWH होती है, इसके अंदर 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है,
चैप्टर खत्म हुआ। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने लास्ट चैप्टर में मेरे छूट गए थे, मैं करा नहीं पाया था किसी रीजन की वजह से। ठीक है, वो मैं अभी करा देता हूँ आपको। और इस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका सीरीज 2015 में पूछा गया था। A brick is thrown vertically from an aircraft flying 2 kilometers above the ground. The brick will fall with the, कह रहा है कि एक ब्रिक है, ईंट है, हमने उसको ऊपर एयरक्राफ्ट से फेंका नीचे, जिस एयरक्राफ्ट की हाइट थी अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्रिक है, ठीक है, वो गिरेगी, पर कैसे गिरेगी? कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज इट्स नियर द अर्थ। तो देखिए जैसे कि हमने चीज़ ये पढ़ रखी पहले कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब वो ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर की अब हाइट से, किलोमीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए, हमने आपको मतलब पहले डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अंडर द एक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमेशा वो 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हमेशा जाता है वो, ठीक है, मतलब नीचे आता है। ठीक है, तो हर बार वो क्या करेगा, हर सेकंड स्क्वायर में 9.8 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो चाहे कितना भी डिस्टेंस हो वो हमेशा इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब कि हर बार वो इतना एक्सेलरेट करेगा हर सेकंड में, हर मीटर सॉरी हर सेकंड स्क्वायर में 9.8 मीटर कवर करेगा। तो मतलब इससे यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, डिस्पाइट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस चाहे 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, जो इसके एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। तो देखो हमने पढ़ा था पहले कि वेट हर बॉडी का डिफरेंट होता है हर प्लैनेट पे, मास सेम रहता है। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून एंड इन एम्प्टी स्पेस इज द सेम। तो देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि मास हर जगह सेम मिलता है बॉडी का। ठीक है, weightlessness of a body occurs when the gravitational force acting on it are counterbalanced। देखो यहाँ इसने क्या बोला कि वेटलेसनेस क्या होता है कि मतलब विदाउट वेट फील करना। ठीक है, कि आपकी बॉडी में, यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया कि वेटलेसनेस का मतलब सेम वो हो जाएगा कि आपकी बॉडी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी वेटलेस फील करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो वेटलेस फील करते हैं। वो वेटलेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि एक तो देखिए उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होता है। ठीक है, वो राउंड राउंड मूव करते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कोई भी, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, तो जब कांटेक्ट में नहीं होते तो उनकी बॉडी वेटलेस होती है। ठीक है, वेटलेस लगती है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसको वेटलेसनेस को हम जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, जब आपका ग्रेविटी का जो इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर वो खत्म हो जाए या फिर मिनिमल हो जाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी फोर्स जो ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, मतलब जितना ग्रेविटी का फोर्स है उसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम हो, बस उसका ऑपोजिट इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे इसने बोला कि वेटलेसनेस किसी बॉडी की जो होती है वो कब अकर करती है, वो अकर करती है व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस। तो देखो यहाँ ये भी मतलब स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने वो बताया कि वेटलेसनेस तभी आती है जब कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही कोई फोर्स उसके ऊपर किसी बॉडी पे एक्ट करे, बट ऑपोजिट इफेक्ट दे, तब वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लास्ट स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो हमने पहले पढ़ा था कि वेट और मास इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अगर हम सी लेवल पे भी जाते हैं, सरफेस अर्थ सरफेस पे आते हैं, हमने पढ़ा था कि अर्थ सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो हाईएस्ट होती है। तो जब ग्रेविटी हाईएस्ट होगी तो वेट आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा, और वेट ज्यादा होगा, मास तो आपका एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, मास तो मास डिफर नहीं करेगा, बट आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने पढ़ रखा था लास्ट चैप्टर में कि सरफेस पर जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, वो हाईएस्ट रहती है। तो वो हाईएस्ट रहेगी तो आपका जो वेट है वो ज्यादा रहेगा मास से, तो वो सेम नहीं रहेगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट एक गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम। ठीक है, कोई बॉडी है वो फ्रीली मूव कर रही है सिर्फ ग्रेविटी की एक्शन के अंडर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। इसमें से कौन सी चीज है जो कि कांस्टेंट रहेगी? तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी कभी कोई चीज फॉल करती है ऊपर से, ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा? ये पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट के बाद कम होती रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और जो चीज वो जो एनर्जी कम हो रही है वो धीरे धीरे नीचे आके किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब जितना यहाँ पे लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, उतने काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को सम होता है, उस हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। क्यों कंजर्व रहती है? क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी का, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सी चीज आपकी सेम रहेगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट के बाद कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जैसे जैसे मोशन उसकी एक्सेलरेशन कम होगा तो वो भी कम हो जाएगी। टोटल लीनियर मोमेंटम भी आपका सेम नहीं रहेगा। ठीक है, मोमेंटम मतलब कि उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो धीरे धीरे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो भी कम होता जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आपकी सेम रहेगी। अब देखिए 46 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स अ डे। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 30 डे। तो देखिए एक बल्ब है 100 वॉट का। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे चलता है वो। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे चलता है, और अगर एक दिन में 10 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो? ठीक है, 100 वॉट चलता है, 100 वॉट का बल्ब है, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1000 वॉट। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किलोवाट क्या होती है? कमर्शियल एनर्जी होती है। कमर्शियल एनर्जी मतलब कमर्शियल यूनिट होती है, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं आपकी जो आप हम कमर्शियल बिलिंग विलिंग करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक वॉट का 1 किलोवाट के अंदर आपके 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, तो 1000 वॉट ये एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 1 किलोवाट एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो 30 डेज में कितने करेगा? 1 डे में 1 किलोवाट कर रहा है, तो 30 डेज में 30 किलोवाट करेगा। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, 30 किलोवाट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। देखिए हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जितना चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस रेट से चेंज हो रहा है वो एक फोर्स के इक्वल होता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही आपको मोमेंटम, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना फोर्स कम होता जाएगा, और फोर्स कम लगेगा तो सॉरी मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम होगा तो फोर्स आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे हमने वो लास्ट एग्जांपल पढ़ा था, जो एक क्रिकेटर बॉल को कैच कर रहा है, वो अपने हैंड को लोअर करता है। क्यों लोअर करता है? ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। टाइम इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है, फोर्स का इफेक्ट कम पड़ेगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किसके इक्वल होता है? एक फोर्स के इक्वल होता है वो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन है पर आप समझ जाओगे। एन ऑब्जेक्ट इज रेज टू हाइट ऑफ 3 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 3 मीटर की हाइट पर रेज किया है, उसको फिर हमने नीचे फेंका, ठीक है, एक टेबल पर जो कि ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है। अब देखिए वो ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है जो आपका टेबल है। तो इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका इस कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। बस थोड़ा समय दीजिए मेरे को, मैं इसको एक बार रब कर दूं, फिर आपको यहीं पर क्वेश्चन समझा दूंगा। देखिए उसने बोला मैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है आपका, ये 3 मीटर की हाइट पर है। यहाँ एक टेबल पे हमने इसको गिराया जो कि ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे है, ये 3 मीटर की हाइट पे है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस टेबल पर आया होगा तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2 मीटर क्या होगा? क्योंकि देखिए 2 मीटर यहाँ तक हाइट है होगी, और 1 मीटर नीचे रहेगी। टोटल यहाँ से लेके ग्राउंड की हाइट 3 है। ठीक है, तो 2 मीटर इसने कवर किया। तो देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? अपनी जो अपनी एक्चुअल हाइट थी उसका 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है,
3 था टोटल, 3 में से 2 कवर कर लिया, 2 मीटर कवर कर लिया, तो 2/3 ही हुआ ना। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 2/3 उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम सपोज करके मान के चलते हैं कि 3 मीटर की हाइट पर 3 यूनिट्स की थी। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा पहले ही कि जैसे जैसे जिस आपकी हाइट कम होती जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, हर पॉइंट पर जैसे जैसे पॉइंट पर नीचे आते होगे, हर पॉइंट जो भी लोअर पॉइंट है उस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो जब हाइट आपकी 2/3 हो चुकी है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 2/3 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mgh। ठीक है, ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मास भी आपका कांस्टेंट रहेगा, हाइट आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट की। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट रिड्यूस हो रही है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 2/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो जितनी इसकी एनर्जी थी उसका 2/3 हो गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उसका 2/3 हो गई। तो देखिए चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, ये उसका आंसर है। ठीक है, फिजिक्स पार्ट जल्दी खत्म होने वाला है, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया, तो आप अच्छी तरह तैयारी करिए, बाकी डिस्ट्रक्शंस को भूल जाइए अभी के लिए। ठीक है, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। And as far as your preparation is concerned, you can anytime contact us. Our channel name is Mission CFA Hub. We'll be leaving channel description. Channel name is name and link in the description box. You can join our channel anytime. ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे पास हमने एक प्लस बैच खत्म कर दिया है और सेकंड प्लस बैच चल रहा है। इस फर्स्ट प्लस बैच पे हमने मोर देन 2000 क्वेश्चन सॉल्व डिलीवर किए थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे और उसके ऊपर मॉडल क्वेश्चन भी थे। अब देखिए सेकंड बैच है जिसके अंदर हमने 1587 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने बेनिफिशियल होते हैं ये आपको पता ही है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से उनको इस बात का पता होगा। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको पता है, आपको स्वप्निल से कांटेक्ट करना है। ठीक है, so that's all for today. We'll be coming back with another video soon, and keep working hard and keep preparing. Thank you.